सोनपुर कहकर एक गांव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका दो दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा, ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा दो छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम। एकदम सही कहते है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख दे तो हार मटका बहुत ही खराब होई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है, तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूं और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं। बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाले, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में। अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो, अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई। बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन? तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे, ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे।
चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है। नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। अरे तुम क्या काम करोगे अपने इस अपाहिज हाथ से? हाँ, पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहां से अब। लेकिन लेकिन मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे। मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहाँ से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। नरेश वहाँ से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जयकारा शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूछता रहता है। ये कहानी है 3 बहुएं कालिंदी, अक्षरा, लावण्या और उनकी 2 सास सरोज और इंदुमती की। बृजमोहन ने सबसे पहले इंदुमती से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि इंदुमती बांझ है। तब उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने सरोज से शादी की और उससे 3 बेटे हुए। कुछ सालों बाद बृजमोहन चल बसा। अब देखते हैं क्या होता है जब 3 बहुएं और 2 सास एक ही छत के नीचे रहती हैं। तब क्या क्या बवाल होता है। ओ त्रिमूर्ति बहुओं, अरे कहाँ मर गए? कब से बुला रहे हैं हम। कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या तुम तीनों के? अरे सोई होंगी है गहरी नींद में। और का आवत है इन तीनों को? हाँ,
तभी तीनों बहुएं वहां हाजिर हो जाती हैं। इंदु माँ जी, काहे को खाली फोकट में कुछ भी बोल रही हो? आ ही रहे थे ना, बस बहाने दे दो आप लोगन को हमरे बारे में बुराई करे के खातिर। हाँ, अरे नारी हमरी फूल सी बहू, तू तो हमारी सबसे फेवरेट बहू है, तुझे थोड़े ना हम कुछ कहेंगे। आप दोनों का भारत मिलाप हुआ हो तो आप दोनों सासू माई बताएंगे कि क्यों भोपू की तरह बजे जा रही थी आप दोनों इतनी सुबह सुबह? हाँ, वही तो। वो क्या है कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, सारी नसें फटी जा रही हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कालिंदी बहू तुम ना वो तेल की शीशी उठाओ और हमरे सिर की मालिश करो। और अक्षरा बहू तुम ना हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ, बहुत मन हो रहा है खाने का। और लावण्या बहू तुम वो शाम के भोग प्रसाद को बनाने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है सरोज माँ जी। एक मिनट, का ठीक है? हाँ, का ठीक है? अरे ओ सरोज मैडम, ये तीनों तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बहुएं हैं। हाँ, और ये तीनों वही करेंगी जो हम कहेंगे। का बहुओं? ओ इंदुमती, याददाश्त उम्र के साथ कमजोर हो जा रही है तुम्हारी। अरे भूलो मत, ब्रिजमोहन जी ने हमसे शादी की थी क्योंकि तुम बांझ थी, और इन तीनों के पति हमारे बेटे हैं। 9 महीने हमने उन्हें अपनी कोख में पाला है, हम उनकी देवकी माँ हैं, तुम तो उनकी यशोदा माँ ही ठहरी। तो जब ये तीनों हमारे बेटों की बीवियां हैं तो इन तीनों पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। हाँ, बस फिर क्या होना था। इसी बात पर दोनों सासों में कहासुनी शुरू हो जाती है। हाँ, तुम्हारी इतनी मजाल? अरे ब्रिजमोहन जी ने तो हमसे ही प्यार किया था, उनकी पहली बीवी हम हैं, और इन तीनों बहुओं पर भी पहला हक हमरा ही होगा। हाँ। नहीं, ये तीनों मेरा कहा गया काम करेंगी। नहीं, अक्षरा बहू जाओ बम ले आओ। बम? लेकिन इंदु माँ जी, बम क्यों? कहाँ फोड़ना है? अरे बम, वो मालिश वाला। ओ बाम, ओके। ज्यादा खी 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 खू 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 मत करो, हमरे घुटनों की मालिश करो। हाँ, और तुम कालिंदी बहू जाकर प्याज के पकौड़े तलो, और लावण्या बहू तुम हमरे कमरे की अलमारी को साफ करो, धूल बहुत जम गई है उमा। उका है फिर चूहा लोगन आके अपन डेरा जमाएंगे और हमरे महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े और बाकी का कीमती सामान खराब हो जाएगा। हमने कह दिया ना, ये तीनों बहुएं मेरी ही सुनेंगी। तभी परेशान होकर तीनों बहुएं एक ही बार में चिल्लाती हैं, बस बस बस। सरोज माँ जी, इंदु माँ जी, कितना लड़ेंगी आप हम तीनों के लिए? वही तो, हमरे तो कान के पर्दे फट गए भैया। भूलिए मत, हम तीनों भी आप ही की बहुएं हैं, और आप दोनों के जो भी काम हैं हम तीनों आपस में मिल बांट कर उन कामों को पूरा कर लेंगे। एकदम 100% सही कह रही है जिज्जी। फिर तीनों बहुएं मिलकर दोनों सास का काम करती हैं। रात में पूरा परिवार जब साथ में खाने की मेज पर खाना खा रहा होता है, तभी कालिंदी का पति मोहित, अक्षरा का पति ओंकार और लावण्या का पति चंदन भी मौजूद होते हैं। और हमारे तीनों लल्ला कैसे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? आपके तीनों लल्ला एकदम लल्लन टॉप हैं सरोज माँ। और कारोबार भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये सब आप दोनों माओं के पवित्र आशीर्वाद के कारण ही है। चलो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर सुनने को मिली है, मन को राहत मिल गई। जय सिया राम। सरोज और इंदुमती दोनों भी बेटों के सामने शांत रहती, लेकिन वो अपनी लड़ाइयाँ और झगड़ों से बाज नहीं आती। वो दोनों रोजाना लड़ाई करके अपनी तीनों बहुओं का जीना दुश्वार कर देती हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, आज खाने में बैंगन का भरता ही बनेगा, और तुम तीनों को हमारी बात ही माननी होगी आज। नहीं, आज खाने में कढ़ाई पनीर बनेगा। हमारे तीनों बेटों को पनीर बहुत पसंद है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो तीनों तुम्हारे बेटे ही हैं, और हमरे क्या, हमरे दुश्मन? हाँ, तुम तो एक नंबर की नासपीटी हो। हाँ, नासपीटी होगी तुम। बहुओं जाओ, हमने फ्रिज में पनीर काट के रख दिया है, जाकर बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ और अपने पतियों का दिल जीत लो। और हाँ, मक्खन डालते वक्त कोई आनाकानी मत करना, मेरे तीनों लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है। लेकिन हमारी बात तो सुनो,
इंदु माँ जी, अब बहस का है? हम तीनों के पति देवन को पनीर ही पसंद है, तो बना देते हैं ना वही। काहे को इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़? हाँ। तीनों बहुएं इंदुमती को चुप कराती हैं और कढ़ाई पनीर ही बनाती हैं। दोनों सास में रोज का युद्ध तो जारी रहता है, लेकिन एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला जाता है। मोहल्ले की विमला काकी के बेटे गिरीश की शादी होती है और उसमें जाने के लिए दोनों सास सुंदर से तैयार हो जाती हैं। वो दोनों तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और कहती हैं, अक्षरा बहू, लावण्या बहू, कालिंदी बहू, तुम तीनों मुझे तैयार कर दोगी? वो दिवाली के दिन जैसे तुम तीनों सजी थी, क्या मेकअप लगाया था, आहा, वैसे ही कर दो ना मेरा भी मेकअप। और हाँ अक्षरा बहू, तुम ना मेरे बालों को भी वो क्या कहते हैं, हाँ, बालों को स्टाइल कर देना, एकदम पुराने जमाने की हीरोइन सामान लगने चाहिए हम। हा, सबकी नजर सिर्फ हम पर ही छाई होनी चाहिए। इतने में इंदुमती वहां आ जाती है और वो चिल्लाती है, 1 मिनट, ये तीनों तुमरा नहीं हमारा मेकअप करेंगी। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा सरोज, ये तीनों हमारे बहुए हैं, हमारा कह नहीं मानेंगी। बहुओं, तुम तीनों से हम कह रहे हैं ना, आज तुम तीनों ना नुकुर नहीं कर सकती। हाँ, तुम तीनों को हमारा मेकअप करना ही होगा, वो भी हर हाल माँ। लेकिन इंदु माँ जी। लेकिन वेकिन गया तेल लेने, हमका नहीं पता। जब देखो तब आ जाती हो हमारी बहुओं के और हमारे बीच में, हैं? तुम्हें कितनी बार बताए कि इन तीनों पर सबसे ज्यादा हमारा हक है। नहीं, तुम जाओ पार्लर में, ये तीनों बहुएं तो हमारा ही मेकअप करेंगे आज, जाओ। नहीं, तुम जाओ, हम काहे जाएं? और फिर से इंदुमती और सरोज में बहस छिड़ जाती है और तीनों बहुएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तीनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधती हैं और घर छोड़कर जाने के लिए बाहर निकलती हैं। बस, बहुत ड्रामा देख लिया आप लोगों का, अब और ना ही सहन हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम तीनों घर छोड़ के जा रहे हैं। अपने पतियों से जुदाई मंजूर है, लेकिन आप दोनों जैसी सास के साथ रहना, वो भी एक छत के नीचे, कतई मंजूर नहीं। हाँ, चलो निकलते हैं। तीनों बहुएं घर छोड़कर निकल ही रही होती हैं कि उतने में सरोज और इंदुमती उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ बहुओं, रुक जाओ, हमें माफ कर दो, हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे आइंदा से। हाँ बहुरियों, हमका माफ कर दो, हम फिर कब्बो 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 नहीं करेंगे ऐसा। सरोज और हम सौतन नहीं, सहेली की तरह रहेंगे, राम जी की सौगंध। हाँ। दोनों सास की बिनती को सुनकर तीनों बहुएं मान जाती हैं और फिर से घर में रुक जाती हैं और आगे से सरोज और इंदुमती झगड़े करना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की, हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब, देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी 4 बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ,
अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। अब भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है। वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल, और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी 4 बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी? पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम है ना, हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेली रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है।
उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, अब मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना! रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह पांचों बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ। और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी पांचों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे अपनी गोदी में लेकर खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है। वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ, ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो आपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ये का होएगा वह पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा ऐसे काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बो की भूखी प्यासी बैठी है। आ जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तोहार लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है,
लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो कितनी काली लड़की है ना, ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल से सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पते के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ, ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए। हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहाँ की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती हैं, ओ मैडम, ये क्या है? ईयो, मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो। ठाकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी नाम है इसका। माई फुट, वट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया
और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है। और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी पापा, ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी। फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द, तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी? तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा? सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का?
1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सब को डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है, हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है, और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही, कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी, और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांभर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है।
तो दोस्तों ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए।